गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, इसके जा साइंस प्रैक्टिस सेट 43 लेके। अगर आपने अभी तक 42 यानी कि 42 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है इसके झा रेलवे साइंस के नाम से, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइए। इन सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, वहां से डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक एक प्लेन है, एक प्लेन सड़क है, बिल्कुल एक पिच है, आप समझिए कि एकदम बहुत ज़बरदस्त हाईवे है, पिच है। तो जब आप उस पर गाड़ी चलाइएगा तो आपका गाड़ी का वेग क्या होगा, निरंतर एकदम और मज़ा आएगा, और स्पीड बढ़ाते जाइएगा, और मज़ा आएगा, और स्पीड। तो ये क्या होता है, कार का जो चाल क्या होगा, त्वरण शून्य होगा नहीं, कार का वेग शून्य होगा नहीं, कार का त्वरण निरंतर बदलता रहता है नहीं, कार का जो वेग है वो निरंतर, जो स्पीड है वो बदलता रहेगा। क्या बदलता रहेगा, कार का जो वेग है वो यानी कि स्पीड जो है वो आपको बदलता रहेगा, कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी 60। तो वो क्या होगा, वो बदलता रहेगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 36 से 45 डिग्री पर फेंकी गई एक वस्तु के लिए अधिकतम ऊंचाई h तथा 36 परास r परस्पर संबंधित होंगे। देखिए थीटा का यहाँ वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। हम जानते हैं कि h मैक्स क्या होता है, h मैक्स होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 2g हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 यानी कि यू स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आर हमसे पूछ रहा है, आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री बट्टा जी। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। अब आर बट्टा एच कर देंगे, आर बट्टा एच, तो आर का मान यू स्क्वायर जी है, तो यू स्क्वायर जी बट्टा यू स्क्वायर 4g। यू से यू कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर बट्टा एच बराबर 4/1। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 4h। आर बराबर क्या हो जाएगा, 4h हो जाएगा। तो आर बराबर 4h यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो आकर्षित करती है जो, देखिए हम पूरा क्वेश्चन देख लीजिए कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के अनुपातिक, यही होता है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, m1 m2 m2, जब दो द्रव्यमान होगा, मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, m1 m2 m2। ठीक है, यहीं से एक फार्मूला निकल के आ जाता है, वो किसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 1/r² का होता है, तो यहीं से एक समीकरण निकल के आता है, एफ बराबर जी m1 m2 बट्टा r², यहीं से निकल के आता है। तो क्या कहता है, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री क्या हो जाएगा, अपकेंद्र बल का अनुभव करता है, अपकेंद्र बल का अनुभव नहीं करता है, निश्चित रूप से कोई नहीं। देखिए जब वृत्ताकार पथ पर कोई घूमता है, गतिमान करता है, तो वो अपकेंद्र बल का क्या करता है, अनुभव करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अपकेंद्र जो बल होता है एक काल्पनिक बल होता है। हम लोग जानते हैं कि दूध से मक्खन निकाला जाता है, वो क्या होता है, ये अपकेंद्र बल का ही उदाहरण होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ करना क्या होता है, यही अपकेंद्र बल का ही ये सारा उदाहरण है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है तो वक्र होगा, कैसा वक्र होगा? देखिए एसएचएम करने वाला किया जाए तो वक्र कैसा होगा? एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन से क्या हो जाएगा? एक परवलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस तरीके से एसएचएम करता है तो दीर्घ परवलय, एक सीधी रेखा, एक वृत्त, एक परवलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परवलय हो जाएगा, क्योंकि एक ही पथ पर एक ही प्रकार की गति बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, अगर ये एसएचएम करेगा तो यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाता है? एक परवलय का आकार कर लेता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है तो वह क्या स्थिति होती है? ठोस, द्रव, गैस, वाष्प। तो अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है यानी कि मजबूत होती है, वो क्या होता है? ठोस होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक लकड़ी का देखा, देखते हैं लकड़ी में किस तरीके से एक जॉइंट रहता है। ठीक है, एक एक रेशा इसे पकड़ के मजबूती से रखता है। तो ये क्या होता है? इसका जो अणुवीय आकर्षण होता है वो दृढ़ होता है, तो ये ठोस में ही होता है। चलिए नेक्स्ट। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है? प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी से, ताप युग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण तापमापी से, या इनमें से कोई नहीं? तो अत्यधिक ऊंचे ताप के माप हम लोग करते हैं पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ताप युग्म तापमापी का परास अगर हम देखें तो 200 से 1600 डिग्री तक होता है। ठीक है, अब पूर्ण विकिरण जो उत्तापमापी होता है ये स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। स्टीफन का नियम क्या कहता है? स्टीफन का नियम एक है, जो मैं आपको थोड़ा सा इसको मिटा दूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये स्टीफन का एक नियम कहता है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4 होता है। क्या होता है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4। ठीक है, अगर यहाँ से E बराबर कह दें तो सिग्मा T के पावर 4 हो जाता है। ठीक है, जहाँ ये सिग्मा क्या होता है? ये स्टीफन कांस्टेंट होता है। ठीक है, सिग्मा जो होता है ये स्टीफन कांस्टेंट होता है, तो T के पावर 4 ये याद रखिएगा, ये स्टीफन के नियम पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? पारे का स्तंभ गिर जाएगा, पारे का स्तंभ ऊंचा हो जाएगा, पारे का स्तंभ गायब हो जाएगा, पारे का स्तंभ अपरिवर्तित हो जाएगा। देखिए बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता यानी थोड़ा सा ठंडा अगर वहाँ किया जाए, मान लीजिए पारा अभी चढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसे हम ठंडा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? स्तर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ये क्या होता है? ध्वनि जो है एक यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप होता है जो सुनने की अनुभूति, जो क्या होता है? ध्वनि क्या होता है? एक यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की ऊर्जा देख कान पे जब जैसे कुछ जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचेगी। ठीक है, इसी क्या हो जाएगा? तुरंत आप उसमें ये जो होता है यही यांत्रिक का उदाहरण होता है। ठीक है, अगर हम देखें ध्वनि तरंग जो है वो निर्वात में नहीं चल सकता है। कहाँ नहीं चल सकता है? निर्वात में नहीं चल सकता है। अगर प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान की धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि जो है वो कान को धीमी और तेज सुनाई देती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकल जाती हैं? तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर जो मिलती है वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर निकल जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम जाने कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी होती है वो भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पीयर की धारा खींची जाती है तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए करंट कितना है? I बराबर 0.6 एम्पीयर है।
टाइम हमारे पास कितना दिया है 10 मिनट। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है I इंटू टी होता है। Q बराबर I इंटू टी। I कितना है 0.6 गुना 10 मिनट की बात की गई है, इसे हम सेकेंड में बदलेंगे तो 10 गुना 6, तो ये हो जाएगा 6 दूना 60। क्या हो जाएगा 60, 6 दूना 60, 6 छक्का 36, ये क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 सी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा गैसीय नियत स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है? तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, गिब्स। तो देखिए गैस का जो ताप का नियत होता है ये चार्ल्स नियम पर आधारित होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच डैश होने की संभावना है। अगर कोई मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच क्या होता है 6 होने की संभावना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जो अम्ल होता है उसका पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। किस तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो भरे होते हैं, पूरा भरे होते हैं? तो देखिए हीलियम, HR, KR, Ne। तो देखिए नियोन एक तत्व है जिसमें 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं भरे होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान को क्या उनके आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने के पानी के रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे COOH ट्वाइस इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? ताम्र सल्फेट, लेड सल्फाइड, रजत नाइट्रेट या लौह सल्फेट? तो नीला थोथा का दूसरा नाम जो है वो ताम्र सल्फेट है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग गांव देहात में तुतिया जिसको बोलते हैं ना, उसी को नीला थोथा भी बोला जाता है। गांव देहात में तुतिया बोला जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग नीला थोथा भी कहते हैं। ठीक है, नीला थोथा को क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। इसे नीला थोथा को हम लोग क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करने हेतु ऑक्सीजन में जलते हैं। तो पीला, लाल, कथई, नीली। तो असंतृप्त कार्बन अत्यधिक काले धुएं के साथ पीला जो है पीला ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिकारकों को मुक्त करते हैं, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, अभिक्रियाओं को निष्क्रिय कर देते हैं और अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय कर देते हैं। तो उत्प्रेरक जो होते हैं वे क्या करते हैं? अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? तीव्र कर देते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल क्रिया की गति को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन वो केवल क्रिया की गति को क्या कर देता है प्रभावित करता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटित कहाँ होता है? तो उसका कहाँ होता है? केंद्रक में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का जो पाइरूवेट होता है वो आपका कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोशिका द्रव में ग्लूकोज के
टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। जो कोशिका द्रव होता है उसमें जो ग्लूकोज टूटता है इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है। यानी कि बहुत बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, अब इतना समय नहीं है कि उसका ब्लड चेक किया जाए, उसका ए है, ए प्लस है, ए बी है, क्या है, तो उसे कौन सा भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो देखिए इस स्थिति में रक्त समूह में ओ नेगेटिव जो है उसे दिया जा सकता है। ठीक है, उसे ओ नेगेटिव दिया जा सकता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस परिस्थिति में ए बी प्लस विशेष परिस्थिति में किसी भी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। ये ए बी प्लस किसी भी परिस्थिति में ले सकता है, लेकिन उस आदमी को कौन सा ब्लड चढ़ाया जा सकता है, तो ओ नेगेटिव चढ़ाया जा सकता है। ये जो ओ वाले होते हैं ये डोनर होते हैं। क्या होते हैं, डोनर होते हैं, ये किसी को भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नोवेर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है, तो ये आपको माइलिनीकृत एक्सॉन में, या ऑस्टिन ओब्लास्ट में, या ग्रंथि कोशिकाओं में, या कॉन्ड्रोब्लास्ट में। तो नोवेर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान जो होते हैं वो माइलिनकृत एक्सॉन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगाना क्या कहा जाता है। तो नए पौधों का उगाना टिश्यू कल्चर, पुनर्निर्माण, बहुविखंडन या द्विचर विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। या उत्तक संवर्धन भी इसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि टिश्यू कल्चर में पादप अंगों को निर्जमित अवस्था में पोषक माध्यम पर क्या किया जाता है, उसे उगाया जाता है। इस क्रिया में अगर हम देखें तो विशेष रूप से अच्छे फूल फल या अवांछनीय पौधों लक्षण के पौधों को क्लोन को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है। अनावृत यानी कि अनावश्यक, थैलोफाइडा, ब्रायोफाइडा, या आवृत बीजी, या अनावृत बीजी। तो ये अनावृत बीजी जो है वो अनावृत पौधे को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बाह्यदल पुंज, पुष्पासन, बीजांडासन, या अंडवाहिनी। तो फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।